नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है। आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये वाक़ई हैरान कर देगी, परेशान कर देगी, आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। एक मासूम लड़की के साथ कुछ दरिंदों ने इस प्रकार की घिनौनी हरकत कर दी, जिसको सुनने के बाद आपका भी दिल रो पड़ेगा। वाक़ई जब इस सच्ची कहानी को मैं पढ़ रहा था, तो देखने के सुनने के बाद भी मेरे आँखों से आँसू आ गए कि वाक़ई दुनिया में इस प्रकार के दरिंदे हैं, हैवान हैं कि जो इतना घिनौना काम कर देते हैं, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है। एक मात्र 7 साल की बेटी थी, जिसकी जब मौत हो जाती है, तो उसके साथ हैवानियत की जाती है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये कहानी कहाँ की है और हुआ क्या था और फिर आगे लास्ट में नतीजा क्या निकला। तो चलिए आज की सच्ची घटना शुरू करते हैं। कहानी शुरू करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है, विनती है, गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बनें। हम ऐसे ही सच्ची घटनाएँ आप लोगों तक लेकर के रोज़ आते हैं। इस कहानी को लाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है, ताकि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। चलिए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल वाराणसी में एक रेवड़ी तालाब करके एक इलाका है और इसी इलाके का रहने वाला एक व्यक्ति जिनका नाम अब्दुल होता है। अब्दुल के परिवार में 3 बेटे थे, 2 बेटियाँ थी और उनकी पत्नी होती है। 2 बेटियों में एक की बेटी का नाम सलीमा होता है, दूसरी बेटी का नाम फातिमा होता है। सलीमा जिसकी उम्र लगभग इस समय पे 18 साल के करीब है, लेकिन जो सलीमा है माफ़ी चाहते हैं, जो फातिमा है जिसकी उम्र लगभग अभी अभी इस टाइम पे 7 साल थी। परिवार में बेहद खुशियाँ थी। 2 जो 3 बेटे थे, 2 बेटे जो थे वो बाहर काम करते थे, यानी कि जैसे कि मुंबई और अलग-अलग जगहों पे तीनों बेटे काम करते थे। पिता घर पे रहते थे पत्नी के साथ और घर के जो खेती-बाड़ी का जो कामकाज होता है, वो देखते रहते हैं। वक़्त गुज़र रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कहते हैं कि जो दुःख का दिन होता है, वो बहुत पहाड़ हो जाता है, लेकिन जब सुख का दिन होता है, वो चंद दिनों का लगता है। चाहे वो सुख का दिन कितने भी सालों आप बिता लें, लेकिन जो दुःख का दिन होता है, वो वाक़ई परेशान कर देने वाला होता है। काफ़ी दुखदाई होता है, रातें लंबी हो जाती हैं और दिन कटने का नाम नहीं लेता है और जो वाक़ई ये दुःख होता है, वो बेहद बुरा चीज़ है। अब ऐसे ही जो अब्दुल हैं, उनके ऊपर भी एक दुःख का पहाड़ टूटता है और उनकी जो छोटी बेटी होती है, जिसका नाम फातिमा होता है, फातिमा की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद वो अलग-अलग जगहों पे, अलग-अलग हॉस्पिटल में अपनी बेटी का इलाज कराते हैं, लेकिन इलाज कराते-कराते उनके काफ़ी पैसे भी टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको सफलता हाथ नहीं लगती है और अंत में जो उनकी बेटी होती है, फातिमा, वो इस दुनिया को छोड़ कर के चली जाती है। फातिमा इस दुनिया को छोड़ कर के जब चली जाती है, तो फिर जो मुस्लिम भाई हैं, उनके रीति-रिवाज के अनुसार जो बॉडी होती है, जो लाश होती है, उसको दफनाया जाता है और फिर वहीं से का जो कब्र होता है, यानी कि जो अ, मैंने जगह बताई, उसी जगह में जो उस गाँव का रेवड़ी तालाब जो गाँव है, उसी गाँव में जो कब्र है, उसी कब्र में उस बेटी को ले जाया जाता है दफनाने के लिए। शाम का वक़्त होता है, लगभग 3 बज रहे होते हैं और 3 बजे उस बॉडी को ले जा रहा था दफनाने के लिए और जब वो लोग दफना करके वापस लौट जाते हैं, वक़्त गुज़र रहा होता है, शाम होती है, रात होती है और जब सुबह होती है, तो फिर सुबह का जो माहौल होता है, वो वाक़ई हैरान कर देने वाला होता है। दरअसल जो मुस्लिम भाई होते हैं, उनमें एक बहुत अच्छी बात होती है कि जब वो लोग किसी बॉडी को जब दफनाए होते हैं, तो वहाँ पर वो लोग जो लोग ज़्यादा उस चीज़ को मानते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो लोग कब्र पे जाया भी करते हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन या फिर रोज़ाना भी जाया करते हैं और जाकर के वहाँ पर अगरबत्ती जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ऐसे ही उन लोगों में ये रीति-रिवाज है। अब ऐसे ही जो अब्दुल होते हैं, वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मानते थे क्योंकि घर में जो बेटी थी, वो सबसे छोटी थी और छोटी बेटी जो होती है, घर की लाडली होती है, ये सब लोगों को पता होता है। अब ऐसे ही जो अब्दुल होते हैं, वो
सुबह में फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, नहा धो करके सोचते हैं कि चले अब कब्र से लौट आएँ और वो अपनी बेटी की कब्र की तरफ बढ़ते हैं। और बढ़ने के बाद जब वहाँ पर पहुँचते हैं अपनी बेटी यानी कि फ़ातिमा की कब्र पे, तो देखते हैं और वहाँ पर वो रो रहे होते हैं। जब वो कब्र की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उनकी आँखों से आँसू थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उसको मानते थे और जो लड़की थी, वो भी अपने पिता को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा मानती थी। अब ऐसे ही जैसे-जैसे अब्दुल के कदम लाश की कब्र की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे-वैसे उनकी आँखों आँखों से आँसुओं की जो धारा थी, वो बहती जा रही थी। अब जैसे ही वो कब्र के पास पहुँचते हैं, वहीं पर उनकी आँखों में आँसू थे, उनकी आँखें भरी हुई थी और वो वहीं पे बैठ के रो रहे होते हैं। लेकिन जब उन्होंने खुद को सँभाला, जब खड़े हुए, तो खड़े होने के बाद से जब उस कब्र को उन्होंने ध्यान से देखा, तो उनको लगा कि ये जो कब्र है, किसी ने खोद दी है। इस कब्र के साथ छेड़खानी की गई है, इसको खोदा गया है और इसको तोड़ने की कोशिश की गई है। अब उनको जब उन्होंने वहाँ की मिट्टी को हटाना शुरू किया, तो जैसे ही मिट्टी हटती है, वो वहाँ की मिट्टी धँस जाती है। इस पर जो अब्दुल होते हैं, वो अपने बेटे को फ़ोन करते हैं और अपने घर वालों को फ़ोन करते हैं और जल्दी से जल्दी बुलाने का प्रयास करते हैं। सभी लोग आते हैं, गाँव के लोग भी आते हैं, क्योंकि जो बेटे थे, वो भी आ चुके थे घर पे। तो उन लोगों को भी जब बुलाया जाता है, सभी लोग आते हैं, तो अब्दुल कहते हैं कि इस कब्र के साथ किसी ने छेड़खानी करी है और फिर जब उस वहाँ से कब्र को खाली किया जाता है, हटाया जाता है मिट्टी को, तो फिर देखा जाता है उसमें से जो 7 साल की उनकी मासूम बेटी होती है फ़ातिमा, वो वहाँ पे नहीं मिलती है। तब सभी लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिर इसमें से फ़ातिमा की जो बॉडी है वो गई कहाँ? अब ऐसे ही उसमें से जो फ़ातिमा के पिता होते हैं यानी कि जो अब्दुल होते हैं, वो थाने में फ़ोन करते हैं, मौके पर पुलिस भी पहुँच जाती है। पुलिस आती है, पुलिस जाँच-पड़ताल करती है, छानबीन करती है, अब्दुल के पिता से पूछती है कि आपको किसी पे अगर शक हो तो बताइए कि आपकी किसी से दुश्मनी हो सकता है किसी ने बॉडी को निकाल कर के यहाँ से फेंक दिया हो कहीं निकाल कर के। अब्दुल जो थे वो बेहद सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कहा नहीं मेरी किसी से दुश्मनी है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जो पुलिस की जो टीम होती है वो आस-पास के जगहों को खंगालती है, छानबीन करती है। तो वहीं पे जो बगल में जो कब्र थी कब्र से तकरीबन 500 मीटर 150 मीटर की दूरी पर जो बाउंड्री होती है, उसी बाउंड्री एक टूटी हुई थी बाउंड्री जो थी वो टूटी हुई थी और उसी टूटी हुई बाउंड्री से उस पार जब पुलिस पहुँचती है, तो वहाँ पर जो वो देखते हैं तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं और जो कांस्टेबल होते हैं वो बुलाते हैं कि साहब यहाँ जल्दी से आइए। सभी लोग भागे-भागे वहाँ पर दौड़ करके पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ पर एक शख्स होता है जो भागने की कोशिश कर रहा होता है। पुलिस उसको पकड़ लेती है। जो भागने वाला शख्स होता है वो कोई और नहीं बल्कि उसी गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है। पुलिस उसको पकड़ती है और इतने में जब गाँव वाले पहुँचते हैं तो गाँव वाले देखते हैं कि वो जो व्यक्ति था, वो उसी लड़की के साथ यानी कि जो डेड बॉडी थी यानी जो फ़ातिमा थी जिसकी उम्र 7 साल थी, उसके बदन से एक-एक कपड़े को हटा दिया गया था और उसके साथ हैवानियत की गई थी और वो जो व्यक्ति था, उसी के साथ सोया हुआ था, वो भी बिल्कुल नग्न अवस्था में सोया हुआ था। अब जब पुलिस जो गाँव वाले जब देखते हैं, तो उस व्यक्ति को पीटने लगते हैं और बहुत ज़्यादा पीटते हैं, इतने में जो पुलिस की टीम है, वो उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास करती है और उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है। फिर उस लड़की की बॉडी को बाकायदा अच्छे तरीके से फिर दफनाया जाता है और दफनाने के बाद से जो वो दरिंदा होता है, उससे जब पूछताछ की जाती है, तो फिर वो उसी गाँव का रहता है और फिर उसने बहुत ज़्यादा खुलासा किया और खुलासा करने के दौरान उसने ये बताया कि वो बल्कि अकेला नहीं बल्कि वहाँ पे 6 से 7 लोग थे, जिन्होंने मिल कर के ये हैवानियत की थी और उसमें जो कब्र खोदने वाला होता है, जो लाशों को दफनाता है, वो भी वहाँ पे रहता है, जिसका नाम फ़हीम होता है। फ़हीम को जो फ़हीम था, उसकी एक बुरी आदत होती है, वो दफनाता है जब बॉडी को तो वो जब वो बॉडी को दफनाता है, तो उसकी बुरी आदत होती है कि वो अ, दारू पीता है और दारू पीने के बाद ही वो बॉडी को दफनाता था और जब उस दिन उसकी जो पत्नी थी, वो पत्नी नहीं थी उसकी तो शादी ही नहीं हुई थी और जब बॉडी को जब दफना रहा होता है, तो फिर वो देखता है फ़ातिमा को तो कहीं न कहीं वो बेकाबू हो जाता है और बेकाबू होने के बाद उसने ठान लिया था कि आज रात इस लड़की के साथ यही करना है। बल्कि जो फ़हीम होता है, वो उसी लड़की के साथ नहीं बल्कि कई लड़कियों के साथ जितने भी कब्र में लाशें आती थी,
चाहे वो लड़की की हो या फिर जवान लड़की की हो, देखता था और फिर उनके साथ हर रात हैवानियत करते थे। और वो अकेला नहीं था, बल्कि जो उसके दोस्त होते हैं, वो सभी दोस्त मिल कर के, यानी जो 6 से 7 लोगों का जो ग्रुप होता है, वो लोग उस बॉडी को निकालते थे उसमें से, कब्र में से। और निकालने के बाद फिर उस कब्र को वैसे ही ढक देते थे ताकि किसी को पता ना चले। और उस दिन गलती से वो बाउंड्री के बाहर होता था। और अगले दिन दूसरे दिन उस बॉडी को वहाँ पर ला करके दफना दिया जाया करता था। रात को पूरे दिन और पूरी रात और पूरे दिन उस लड़की के साथ हैवानियत की जाती थी। उसके बाद उस लड़की को उसी में दफना दिया जाता था। किसी को कानो कान खबर नहीं लगती थी। लेकिन यहाँ पर जो अब्दुल होते हैं, अब्दुल को पता चल जाता है और यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया। दरअसल वहाँ पर एक रूम भी होता है जिसमें वो फ़हीम रहता था, अकेला सिंगल एक रूम होता है। उसी रूम में उन लड़कियों को लेकर के जाते हैं, लेकिन उनको डर हो गया था कि कहीं न कहीं अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर उनको पता चलता है तो वो डायरेक्ट उसी कमरे में आएँगे। इसीलिए उन्होंने जो दीवार थी, जो बाउंड्री थी वहाँ पे टूटी हुई थी और उस साइड पे पूरा पेड़-पौधे ज़्यादा थे, जंगल टाइप का एरिया था, उस साइड कोई जाता ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने वो जगह चुनी हुई थी और उस लाश के साथ हैवानियत करते थे। और ये सिलसिला उनका चल रहा होता था और बेहद शर्मनाक तरीके का ये कांड था और बेहद हैरान कर देने वाला था। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। फिलहाल जो अपराधी हैं, जो दरिंदे हैं, उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। और ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये कहानी पिछले साल यानी कि दिसंबर के 28 दिसंबर की है। और ये आप चाहे तो नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको वहाँ से ये कहानी मिल जाएगी। ये बिल्कुल सच्ची घटना है और ये वाराणसी की है। तो चलिए, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी उन दरिंदों की जो सज़ा है वो कोर्ट तय करेगा। वैसे भी अगर ऐसे दरिंदे अगर मिलते हैं तो उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए, या तो बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि इन जैसे दरिंदों को इस समाज में जीने का हक नहीं है, बिल्कुल अधिकार नहीं है। चलिए, जाते-जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट करा है, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। जैसे कि एक है हमारे चंदन जी, वारिस जी, नवीन भाईजान है, इमरान खान जी हैं, शोएब जी हैं, सत्येंद्र भाई जी हैं और देवेंद्र जी हैं, अंजलि राज जी हैं। अंजलि राज जी बिहार से हैं। सुरेंद्र प्रसाद जी हैं, अभिषेक निषाद जी हैं, अरबाज खान जी हैं, रोशनी जी हैं, राजेंद्र खन्ना जी हैं। अगले नंबर पे हैं जुनैद शेख जी हैं, मनीष सिख जी हैं और है किरण जायसवाल जी हैं और शोएब बाली जी हैं। ऐसा सभी तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए, मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।